हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, सबसे पहले जो हमें वर्ड समझना है वो है मैकेनिकल बिहेवियर। मैकेनिकल बिहेवियर क्या होता है? किसी भी चीज़ पर फोर्स डालने के बाद, लोड डालने के बाद उसका जो रेस्पॉन्स रहता है उसको मैकेनिकल बिहेवियर कहते हैं। मान लीजिए मैंने किसी चीज़ पर फोर्स डाला, फोर्स डालने की वजह से वो चीज़ डिफॉर्म हो गई। उसका डिफॉर्म होना मैकेनिकल बिहेवियर है। वो किस तरह डिफॉर्म हो रहा है वो उसका मैकेनिकल बिहेवियर है। या अगर वो चीज़ डिफॉर्म नहीं हो रही, उसमें कहाँ तक लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, वो सब उसका मैकेनिकल बिहेवियर में आता है। ये चीज़ आपको और क्लियर होगी आगे। हम पहले दो चीज़ें देखते हैं। होमोजेनस मटेरियल, हेटेरोजेनस मटेरियल। देखिए, होमोजेनस मटेरियल आपने पढ़ा होगा, ये वो मटेरियल होता है जिसमें जो कंपोजिशन होता है उसका यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है। तो इसकी वजह से पूरे ऑब्जेक्ट में आप कहीं पर भी लोड डाले, फोर्स डाले, उसका जो मैकेनिकल बिहेवियर रहने वाला है, उसका जो रिस्पॉन्स रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि कंपोजिशन सेम है। हेटेरोजेनस मटेरियल वो मटेरियल जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट। तो क्या होगा, एक पूरे एंटायर ऑब्जेक्ट में आप जो है जो फोर्स लगाएंगे, जो लोड लगाएंगे, उसका रेस्पॉन्स थ्रू आउट सेम नहीं होगा, वो वेरी होगा। कहाँ पर कंपोजिशन किस तरह का होगा उस पर वो वेरी होगा। अब यहाँ पर हेटेरोजेनस मटेरियल की बात क्यों कर रहे हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हेटेरोजेनस मटेरियल है, तो उसका जो बिहेवियर है, मैकेनिकल बिहेवियर, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखिए, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और रेट ऑफ अप्लाइड लोड। दूसरा, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का साइज कितना है, कंपोजिशन क्या है, उस हिसाब से वो वेरी करता है। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सी चीज़ें आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों हैं, मगर लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत फ़र्क है, इनके मैकेनिकल बिहेवियर में फ़र्क है। जैसे कि लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। या बोन है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, मगर इनके मैकेनिकल बिहेवियर में फ़र्क है, इनके कंपोजिशन में फ़र्क है, उसकी वजह से इनके मैकेनिकल बिहेवियर में फ़र्क है। ठीक है, तो कंपोजिशन, साइज, इस पर वेरी करता है इनका मैकेनिकल बिहेवियर। अब आपको पता होगा, टेंसाइल लोड से जो है इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होती है, कंप्रेसिव लोड से कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लोड डिफॉर्मेशन कर्व। देखिए, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लोड का और डिफॉर्मेशन का। लोड जो आपने फोर्स डाला, डिफॉर्मेशन जो उसका मैकेनिकल बिहेवियर रहा। अब ये हम कर्व प्लॉट करते क्यों हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट होता है? देखिए, लोड डिफॉर्मेशन कर्व को स्टडी करने से हमको ये पता चलता है किसी भी मटेरियल का इलास्टिक नेचर कहाँ तक है, इसकी प्लास्टिसिटी कहाँ तक है, और इसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक इसका फ्रैक्चर पॉइंट है। मैं इन टर्म्स को फिर से समझाता हूँ। देखिए, इलास्टिसिटी क्या होता है? किसी मटेरियल पर आपने लोड डाला, आपके लोड हटाने के बाद उसका वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आना, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे कि आप स्प्रिंग के एग्जांपल लीजिए, अगर हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो दब जाता है, वो डिफॉर्म होता है, पर जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वापस अपने ओरिजिनल साइड, ओरिजिनल जो है उसका जो शेप है वो गेन कर लेता है। तो वो उसका एक इलास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी क्या होता है? आप किसी चीज़ पर, किसी मटेरियल पर लोड डालते हैं, फिर जब आप लोड हटाते हैं, वो डिफॉर्म होने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जो है इमिजिएटली नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, वो 100% अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता। इलास्टिसिटी में क्या होता है, आपने मटेरियल पर लोड डाला, लोड हटाया, मटेरियल वापस अपना ओरिजिनल स्टेट जो है वो गेन कर गया 100%। इलास्टिसिटी उसको बोलते हैं। प्लास्टिसिटी, आपने लोड डाला, फिर जब लोड हटाया तो मटेरियल ने वापस अपना ओरिजिनल स्टेट गेन नहीं किया, और जितना उसने गेन किया, मान लीजिए 96%, 95%, उसको भी गेन करने में टाइम लगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हमने किसी मटेरियल पर लोड डालते गए, एक पॉइंट आया जब वो टूट गया, उसका जो फ्रैक्चर पॉइंट था उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको लगेगी किसी मटेरियल को तोड़ने के लिए। मतलब कितनी एनर्जी चाहिए होगी एक मटेरियल को उसके फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, हमें इसका आइडिया मिलता है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए,
लोड डिफॉर्मेशन, इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है इलास्टिक रीजन, एक है प्लास्टिक रीजन और तीसरा है फ्रैक्चर पॉइंट। देखिए इलास्टिक रीजन में क्या है, मैं अगर इस रेंज में कहीं पर भी अगर मैं लोड हटाता हूँ तो मटेरियल जो डिफॉर्म हो गया था वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा। प्लास्टिक रीजन ये वो रीजन है, इसमें मैं अगर किसी भी पॉइंट पर लोड हटाऊं तो मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर गया, जो हमने लोड डाला वो यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर गया, तो इसके बाद जो है वो मटेरियल अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, 100% अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, और वो जितना आएगा वो इमीडिएटली नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम टू रिटर्न बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट। और तीसरा है फ्रैक्चर पॉइंट, तो बस वही है नीचे, ए बी रीजन इलास्टिक रीजन, मटेरियल immediately return to its original state after load removed. BC region plastic region, material will not immediately return to original state after load removed. C fracture point, when load is further continued throughout the plastic region it reaches to fracture point. अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, इसकी एप्लीकेशन देखिए, इस पॉइंट को समझिएगा। 2 tissues with equal length बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया हैव डिफरेंट लोड बेयरिंग कैपेसिटी। 2 टिश्यूज जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, लेंथ सेम है मगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, यानी कि एक टिश्यू और दूसरे टिश्यू की जो मोटाई है वो अलग अलग है, तो जिस टिश्यू का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसमें वेट बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ये चीज़ आपको आगे और क्लियर होगी जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाऊँगा। दूसरी बात, 2 टिश्यूज विद सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट डिफरेंट लेंथ डिफरेंटली डिफॉर्म। टिश्यू जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिफॉर्म होगा। देखिए ये कंसेप्ट जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में और क्लियर होता है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये लोड डिफॉर्मेशन कर्व ही है। अगर मैं इसको मोर प्रिसाइज फॉर्म ऑफ लोड डिफॉर्मेशन कर्व कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। देखिए ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। आपने नोटिस किया होगा इसका ग्राफ भी बिल्कुल सेम है। देखिए स्ट्रेस को समझते हैं पहले, फिर स्ट्रेन को समझते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, लोड एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल। पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल पर कितना लोड लग रहा है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है उसको लोड कहते हैं, कितना लोड पड़ रहा है उसको स्ट्रेस कहते हैं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पर। इसका ऐसा ही पास्कल है। देखिए अब आप उस एग्जाम्पल को फिर से देखिए, मैंने कहा था 2 टिश्यूज़, एक टिश्यू जिसकी लेंथ, दोनों टिश्यू की लेंथ सेम है मगर जिस टिश्यू की मोटाई ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। क्यों? बेसिकली उसमें स्ट्रेस कम लग रहा है। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को, उसमें बेसिकली स्ट्रेस कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। देखिए आप इससे भी समझ सकते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसमें जिस टिश्यू का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसमें स्ट्रेस कम लग रहा है, ठीक है। तो उसी वजह से उसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। और स्ट्रेस क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो क्योंकि एरिया बड़ा है तो स्ट्रेस कम लग रहा है उस पर। अब स्ट्रेन को समझते हैं। स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल पर कितना लग रहा है, तो क्या होता है स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। समझिए इस पॉइंट को। देखिए मान लीजिए ये रस्सी है और मैंने इस रस्सी को एक तरफ से दीवार से बांध लिया और दूसरी तरफ से मैं इस रस्सी को खींच रहा हूं, मैं इस पर टेंसाइल लोड लगा रहा हूं, मैं इसको दूसरी तरफ से जो है खींच रहा हूं, तो क्या होगा, इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, एक खिंचाव प्रोड्यूस होगा, एक खिंचाव पैदा होगा। अब वो टेंशन जो है
पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कितना लग रहा है, वो सिट्रस है। उस टेंशन की वजह से पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितनी लेंथ बढ़ रही है, उसको स्ट्रेन बोलते हैं। देखिए जब इस पर सिट्रस पड़ेगा, जब मैं इस पर यहाँ से खींचूंगा, इसमें जो है टेंसाइल लोड लगाऊंगा, तो जाहिर है ये इलोंगेट होगा, ये खिंच जाएगा, इलोंगेट होगा। पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कितना इलोंगेशन हुआ, कितना लेंथ में चेंज हुआ, उसको स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन ही है L बाय एल डैश ओरिजिनल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ। अब देखिए टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ मैं, तो इसमें फाइनल लेंथ ज़्यादा होगी। अगर मैं कंप्रेसिव लोड लगाऊं तो लेंथ कम होगी। तो उसमें हम देखेंगे स्ट्रेन क्या है, फिर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कितना कंप्रेशन हुआ, वो स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये लोड डिफॉर्मेशन कर्व है। सिट्रस स्ट्रेन, सिट्रस क्या है, लोड एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेन इलोंगेशन या कंप्रेशन कितना प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, या सिंपली डिफॉर्मेशन कितना प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, विस्कोइलास्टिसिटी। कनेक्टिव टिश्यूज की प्रॉपर्टी है विस्कोइलास्टिसिटी। विस्कोइलास्टिसिटी क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी। पहले विस्कोसिटी को समझते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स टू रेजिस्ट इट्स फ्लो। देखिए विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन, जिस चीज़ में जितना ज़्यादा गाढ़ापन होता है उसका फ्लो उतना रेजिस्टिव होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में पानी है, एक कंटेनर में शहद है। अब शहद जो है पानी से बहुत गाढ़ा होता है, तो अगर मैं दोनों कंटेनर्स को एट द सेम टाइम टिल्ट करूँ, उनको जो है उल्टा करूँ, तो क्या होगा, पहले पानी बाहर आएगा या शहद, पहले पानी बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि शहद जो है वो बहुत ही रेजिस्टिवली फ्लो करेगा, वो उसमें गाढ़ापन है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज में ये गाढ़ापन क्यों है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन जो इसके कंपोजिशन में होते हैं, इनकी वजह से इसको विस्कोसिटी मिलती है। अब देखिए जो चीज़ में विस्कोसिटी ज़्यादा होगा वो डिफॉर्म कम होगा, जिस चीज़ में विस्कोसिटी कम होगी वो डिफॉर्म ज़्यादा होगा। अब विस्कोसिटी कम होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, आपने पढ़ा होगा 12th में।